कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी एलिमेंट 2, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कैसे ऑपरेशंस में लाना है एंड व्हाट दे लुक लाइक। और एचएससी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या शामिल होता है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसमें सबसे पहली चीज़ कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, आपको पता होगा। हेल्थ का मतलब है सेहत कि एनी पर्सन सॉरी एनी पर्सन विच डज नॉट हैव एनी डिजीज, कोई भी इंसान जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है उसमें हेल्थ मौजूद है। और सेफ्टी का क्या मतलब है? ए वर्क कंडीशन विदाउट एनी हार्म, काम की ऐसी नौइयत जिसमें कोई नुकसान ना हो, कोई जिस्मानी नुकसान ना हो, कोई माली नुकसान ना हो, देन उसको हम कहते हैं सेफ्टी की कंडीशन। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट बेसिकली ओवरऑल इंतज़ाम, ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेके चलना और उसको मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसीजर्स को कहते हैं। अब हेल्थ एंड सेफ्टी का जो निज़ाम है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, एक बात आपने याद रखनी है कि OHS MS जो है ये बेसिकली जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ISO ने बनाया हुआ स्टैंडर्ड ISO 45001। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपनी प्रीमिसेस में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड अप करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ISO 45001 की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करे। अब ISO 45001 की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, क्लास में है। अच्छा, जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम की तमाम गाइडलाइंस PDCA साइकिल पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा, जितना भी ISO का स्टैंडर्ड है, चाहे क्वालिटी का है, इन्वायरमेंट का है या सेफ्टी का है, वो PDCA साइकिल पे बेस करता है। अब PDCA साइकिल क्या होता है? प्लान, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। जो आपने प्लान किया होता है, मिसाल दे रहा हूँ, आपने प्लान किया कि जी आपने पूरी फैक्ट्री की 10 या 12 रिस्क असेसमेंट करनी है। अब पहले आपने प्लान किया, फिर आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, देन चेक। फिर आप जब रिस्क असेसमेंट हो रही होगी तो फिर आप चेक करेंगे कि क्या प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट एज पर क्राइटेरिया हो रही है या नहीं। और नेक्स्ट चीज़ है जी एक्ट। एक्ट का मतलब है कि जो खामियां हैं रिस्क असेसमेंट करने में, बंदा प्रोफेशनल नहीं है या प्रॉपर रिस्क असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो नहीं अप्लाई की जा रही, तो फिर क्या होगा? एक्ट। एक्ट का मतलब है जो भी खामियां आई हैं उसके लिए आपने करेक्टिव एक्शन लेना है। तो दिस इज कॉल्ड PDCA साइकिल। ठीक है जी। अब ILO का जो स्टैंडर्ड है, ILO, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दो मैनेजमेंट सिस्टम की गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। एक है जी ILO की गाइडलाइंस 2001 की, और जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो है ISO 45001। दो बड़े मैनेजमेंट सिस्टम की जो गाइडलाइंस हैं वो हर कंपनी के लिए अवेलेबल हैं, और जो कंपनी भी चाहती है कि वो अपने पास एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करे,
तो उसको चाहिए कि वो क्या करे जी, या तो आईएलओ की गाइडलाइंस को फॉलो करें या आईएसओ 45001 की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब आईएलओ में क्या क्या कंटेंट्स मौजूद हैं। आईएलओ कहता है कि कोई भी कंपनी जो एचएसई का निज़ाम लाना चाहती है, जो एचएसई का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहती है, उसको चाहिए कि वो उसके पास एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी क्या है? बेसिकली क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। उस स्टेटमेंट के अंदर उनका अहद होता है। अहद किस चीज़ के हवाले से होता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम इश्यूज को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, अपनी लेबर की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, हादसात की रेशो को कम करेंगे। तो दीज आर द कमिटमेंट्स जो कि पॉलिसी में लिखी होती हैं। अच्छा, आईएलओ ये कहता है कि जब आपने पॉलिसी बना ली, उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि आपने जो कमिटमेंट लिखी है पॉलिसी में, आप उसको पूरा करने के लिए रोल्स, किरदार डिफाइन करें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करें, जिम्मेदारियां बनाएं। मसलन सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है, सेफ्टी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, असिस्टेंट मैनेजर की क्या है, सेफ्टी सुपरवाइजर की क्या है, वर्कर की क्या है, ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईएलओ कहता है कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, जो भी आपने प्लान किया है, रिस्क असेसमेंट्स करनी है, इंस्पेक्शंस करनी है, जो भी काम आपने प्लान किया हुआ है उसको प्रैक्टिकली फ्लोर पे जाके करें, डिटेल अरेंजमेंट्स करें, इंडक्शन ट्रेनिंग देनी है, रिस्क असेसमेंट्स करनी है, या आपने टीपीटीज करनी है। जो भी काम आपने, जो कि आपकी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, वो तमाम काम आप फ्लोर पे जाके करें। उसमें रिस्क असेसमेंट भी हो सकता है, उसमें इंस्पेक्शन भी हो सकता है। फिर आईएलओ कहता है कि आप एवेल्युएशन भी करें। एवेल्युएशन से मुराद ये है कि आप मॉनिटर करें कि जो काम हो रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। ये एवेल्युएशन बेसिकली ऑडिट भी है, ये एवेल्युएशन इंस्पेक्शन भी है, ये एवेल्युएशन आपकी सैम्पलिंग भी हो सकती है। ऑडिट का मतलब ये है, जब भी ऑडिट होगा तो मतलब ये है कि आपने ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रखना है, उस पर कोई खौफ नहीं होना चाहिए, उसके पास क्लियर क्रिटिकल जो भी चीज़ें हैं उन सबको रिव्यू करना है, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। जब ऑडिट होगा तो उसमें कुछ चीज़ें खामियां आएंगी, कुछ मेजर होंगी, कुछ माइनर होंगी, तो उन खामियों को दूर करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन कोरेक्टिव एक्शन भी हो सकता है, प्रिवेंटिव एक्शन भी हो सकता है। और जब आप बार बार प्लान, डू, चेक और एक्ट करेंगे तो आपके पास कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास एक सिस्टम बनता जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ें आईएसओ 45001 ने भी कहा है। आईएसओ 45001 भी सेम चीज़ें बताता है जो कि जैसा कि इसने बताई हैं आईएसओ, सॉरी आईएलओ ने बताई हैं, वैसे आईएसओ भी बताता है 45001 कि प्लान करें। स्पोर्ट एंड ऑपरेशन की बात करता है कि जितनी भी सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट क्या होती है, बता सकता है? सपोर्ट का मतलब है कि जो फाइनेंशियली या लीगली, सॉरी, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या फाइनेंस का रिसोर्स चाहिए, उसके लिए भी आप कंपनी को चाहिए कि वो अपने तमाम लवाजमात वहाँ पे इंतजामात लाजमन करे, और जो वर्कर की पार्टिसिपेशन है, और जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना स्लाइड्स में उसने
जो प्रॉपर एलिमेंट्स हैं ना वो नहीं दिखाए ISO 45001 के। तो एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, डियर साले, इट्स लोकल Yes, लैंग्वेज, इट्स लोकल लैंग्वेज लेक्चर। I will tell you for the foreigners as well. We will have some session for the foreigners, inshallah, very soon. So you have to bear if you can understand Urdu, otherwise you can leave because the whole of our lecture will be in Urdu. no good. ओके, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था कि ISO 45001 जो है उसकी कौन सी गाइडलाइंस हैं, व्हाट आर द Uh, मेजर गाइडलाइंस अबाउट मेकिंग ए मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स Dear हैं? Mr. Iqbal, जी okay, जी, I leave the meeting. If you have English meeting, I can enter. Okay. डियर आई कांट स्पीक इन इंग्लिश नाउ बिकॉज मोस्ट ऑफ the people here are Pakistani and I want to give them in their Yes, yes. local language. Iqbal. So for foreigners, I can arrange a separate session, and I feel sorry Hmm? for that. Not Iqbal. I think Pakistani. Yes. ओके जी, Okay, I don't know. सबसे पहले तो बता दूं कि Waqar Ahmed Muhammad Tahlil जी जी क्या कह रहे हैं? Afshan Ali Dear Saleh, please Abdul Khalid Faris kindly, I have very Khalid. shortage of time. I have to complete in 20 minutes. ओके जी, सबसे पहले ISO 45001 कहता है कि जो भी Please. ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम लगाना चाह रही है उसको चाहिए कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को देखे, नेचर ऑफ वर्क्स को देखे, नेचर ऑफ एक्टिविटीज को देखे, और दूसरी चीज लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, और जितनी भी लीडरशिप है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको एक्टिव एंगेजमेंट करनी चाहिए, उनको शामिल होना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज में, तमाम वर्कर्स को शामिल होना चाहिए। और इसके बाद जो प्लानिंग सेक्शन है वो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, उसके बारे में आपने मंसूबाबंदी करनी है, उनको प्रॉपर शनाख्त करना है आइडेंटिफाई करके, उनके लिए फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करने हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट करने हैं, प्लानिंग में आता है। स्पोर्ट में आता है कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, उनको भी आपने, आपकी टॉप मैनेजमेंट ने अप्लाई करना है और देने हैं। और जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिससे हैजर्ड या रिस्क निकल रहे हैं, जो खतरात हो रहे हैं, उनको ऑपरेशनली मैनेज करना है। ऑपरेशनली मैनेज से मुराद ये है कि आपने प्रॉपरली जो सिस्टम में प्रॉब्लम आती है उस ऑपरेशन को, सिस्टम को ठीक करके आपने हैजर्ड को या रिस्क को रिड्यूस करना है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी कहता है, ISO 45001 कहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, जो आपने प्लान किया, जो आपने टारगेट्स बनाए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी प्रॉपर मॉनिटर करें कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं, और रिव्यू करें परफॉर्मेंस को। और जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि आप अपने लेसन्स, आपको जो सबक मिले हैं, जो आपकी गलतियां हुई हैं, जो आपके यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है, उसको आइडेंटिफाई करें और अपने लेसन्स, जो आपको सबक मिला है, उससे सबक हासिल करके एक अच्छा ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट वाला मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। मैं स्लाइड्स पे दोबारा जाता हूँ। ठीक है जी, स्लाइड्स के अंदर कहाँ पे थे जी हम? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, हम थे कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर ILO, ये मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ISO 45001 है उसके क्या प्रॉपर
क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके ISO 45001 के क्या है। अब इसके बाद है जी इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के लिए स्लाइड्स में नहीं दिया हो गया उसका टॉपिक, लेकिन ये निबोश के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया है पहले। कोई भी कंपनी जो ISO 45001 इम्प्लीमेंट करेगी वो कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड में आ जाएगी, यानी लीगल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आ जाएगी, उसको एक्रीडेशन मिल जाएगी यूकास की तरफ से। यूके में एक बॉडी है जो कंपनीज को सर्टिफिकेशन देती है। उस कंपनी की सर्टिफिकेशन का फायदा ये होगा कि कंपटीटर एज मिलेगा, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को क्लाइंट की तरफ से और बिजनेस मिलेगा, मोराल बढ़ेगा क्लाइंट का, कंपनी का मोराल बढ़ेगा, कस्टमर के माइंड्स में उसको और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, और इससे कंपनी को एक कम्पिटिटिव एज एडवांटेज भी मिलेगा काम में, और साथ साथ उनके एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स की रेशो भी कम हो जाएगी, जिससे उनकी हॉस्पिटल कास्ट और जो सिविल क्लेम देने पड़ते हैं, जब कोई हादसा होता है तो उसका क्लेम भी देना पड़ता है, तो उससे भी कंपनी बच जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हैं बेसिकली ISO 45001 की सर्टिफिकेशन को अप्लाई करने का। फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, जब आप वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, वो प्रोडक्टिव होंगे, वो सेहतमंद होंगे, तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा देंगे। इससे कंपनी दिन ब दिन और ज़्यादा तरक्की करेगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है जी। जब ऑर्गेनाइजेशन ILO की या ISO 45001 की गाइडलाइंस को अप्लाई करेगी, कब अप्लाई करना है, जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं, जब आप एक नया प्रोसेस नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हर सूरत में आपने इम्प्लीमेंटेशन लाजमन करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट 2.1। 2.1 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम 2.2 डिस्कस करेंगे इन 20 मिनट्स। तो इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और हमारी इस वीडियो को लेक्चर को इंशाल्लाह जिस दिन भी हम अगर चैनल पे लगाते हैं तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।